बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से मेरा वेबिनार शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आप लोगों को। आप सबको खुश आमदीद कहते हुए और वेलकम करता हूँ। मेरा नाम ताहिर सलीम है और मैं यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से कंसल्टेंसी फर्म बना था। मैंने काफ़ी अर्से प्लांट पे काम किया, प्रोसेस प्लांट पे, सिंध एल्कलीज में और सीमेंस में कुछ अर्से काम किया है। तो इस हवाले से मतलब ये कि मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है कि जनरली हम लोगों को जो क्योंकि ये चाहे नया इक्विपमेंट हो चाहे पुराना इक्विपमेंट हो, उस हवाले से हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और जो प्लांटों में जो हम जिस तरह काम करते हैं वो मैंने देखा, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि हम स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते और सही तरीके से कोई हम मतलब ये कि टेस्ट वेस्ट प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करते। और अगर इस हवाले से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी अगर आप यहाँ पे देखें। तो ये टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग एज पर आईसी कोड है। और इसमें रेफरेंस में आपको कोड के हवाले भी मिलेंगे एंड पे जाके कि ये इस कोड को अगर आप देख लें तो आपको ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसमें मतलब ये बहुत सारी जो चीज़ें भी हमने डाली है वहां पे ये आपको जर्नल मेंटेनेंस में, चाहे आप नई मशीन को कमीशन कर रहे हो चाहे जर्नल मेंटेनेंस कर रहे हो, तो उस हवाले से आपको, अगर मैं चीज किसी की जर्नल मेंटेनेंस भी कर रहा हूँ और उसको फिर हैंड ओवर कर रहा हूँ, आपको उसको जाना क्या कहते हैं उसी तरीके से करना चाहिए अगर सही तरीके से करेंगे। मैंने तकरीबन प्रोसेस इंडस्ट्री में मतलब ये कि मेरा एक्सपीरियंस, मैंने 1974 में पास आउट किया एलईडी से इलेक्ट्रिकल में, फिर आईबीए से एमबीए किया 1980 में। और उस हवाले से अगर मैंने देखा ना, मैंने तकरीबन 25 एक साल एक प्रोसेस इंडस्ट्री में काम किया है। क्या कहते हैं, हमने बहुत सारी, मैंने अब ये सीखा है कि बहुत सारी चीज़ें हम बड़ी गलत करते हैं जब प्लांटों पे काम कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से अगर हम आपको करेक्ट कर लें तो बड़ा अच्छा, मतलब नॉर्मली मेंटेनेंस वाले कहते हैं तो हमारी तो नींद भी खराब होती है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी नींद कभी खराब नहीं होगी, बड़े आराम से और बड़े सुकून से क्या कहते हैं आप हो जाना है, इसको कर सकते हैं आगे। इसमें बहुत सारी एक जनरलाइज चीजें भी हैं। और लेकिन ये कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन मुझसे भी पूछ रहे थे कि भाई क्या वैल्यू, क्या लिमिटिंग वैल्यूज क्या है, किस तरह करें। तो मेरा भी एक्सपीरियंस मेंटेनेंस के हवाले से, अगर कमीशनिंग के हवाले से भी है। और कमीशनिंग के प्रोसीजर्स, जो प्रोसीजर्स कमीशनिंग के होते हैं वही अगर आप मेंटेनेंस के लिए कोई चीज लेते हैं तो उसमें भी उसको अडॉप्ट करें उन टेस्टों को, एक्सेप्ट एफएटी टेस्ट जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, जो फील्ड में होना जरा मुश्किल काम है। लेकिन बात चीजें ऐसी है कि जो फील्ड में बड़े आराम से, और इसमें सर्किट भी आपको मिलेंगे कि आप वो सर्किट भी लैब में लगा लें तो बड़े आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको सवाल भी कुछ हो तो आखिर में हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे और उसको फिर जो जवाब देने की कोशिश करेंगे आपके साथ वहां पे। तो सबसे पहले अगर मैं प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ तो ये पहली स्लाइड है और इस हवाले से मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी चीज आपके पास अगर आए तो उसको पहले फिजिकली चेक करें। और इस फिजिकल चेक में मतलब ये होता भी है, क्या मेंटेनेंस के लिए आई है, कोई ट्रबल शूटिंग करनी है या कुछ भी करनी है, तो सबसे पहले तो उसको फिजिकली चेक करेंगे। और वो उसका पहला आइटम अगर आप इसमें अगर आप देखें तो मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन। उसके बाद फिर जो टेस्ट है इसके अंदर पूरे ओवरऑल पूरी प्रेजेंटेशन में, वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है। इसके 3-4 हैं, मैं वो आपसे बात करूंगा। फिर हाई वोल्टेज टेस्ट जिसको हाइपोट टेस्ट कहते हैं हम लोग, हाइपोट टेस्ट भी कह जाते हैं। फिर करंट ट्रांसफार्मर के जो टेस्ट हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर के टेस्ट हैं, पावर ट्रांसफार्मर के टेस्ट है, मेटल क्लैड स्विच गेयर पे क्या टेस्ट होने चाहिए, सर्किट ब्रेकर और कॉन्टेक्टर पे क्या टेस्ट होने चाहिए, और डिसकनेक्टेड ग्राउंड स्विच के क्या टेस्ट होने चाहिए, प्रोटेक्टिव रिले के क्या टेस्ट होने चाहिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोटेक्शन फंक्शन टेस्ट, पावर केबल टेस्ट। क्योंकि ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाइपर टेस्ट और पावर केबल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप स्टेशन में, हर पावर हाउस में डीसी सिस्टम होता है तो उसकी बैटरीज को कैसे चेक किया जाए। फिर ट्रांसफार्मर की ऑयल टेस्ट है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल की टेस्ट की जाती है, स्कीम वेरिफिकेशन टेस्ट एंड कमीशनिंग टेस्ट। जनरली अगर आप मेंटेनेंस के लिए भी कोई चीज लेते हैं तो ये सारी चीजें इक्विपमेंट की क्लासिफिकेशन के मुताबिक टेस्ट करें
तो हमारे लिए भी बेहतरी होगी, हम भी सुकून से सोएंगे। अगर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, कमीशनिंग कर रहे हैं, तो इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ती है। और ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं कि इन प्रॉपर कंडीशन, सर्विस में लेने के लिए उसको प्रॉपर कंडीशन में लें, और जिस चीज के लिए डिजाइन हुआ है और उसी के स्पेक्स के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें और इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करें। अदरवाइज अनफोर्सीन ब्रेकडाउन आएंगे तो आपकी प्रोडक्शन लॉस हो गई और आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे यहाँ पे। और अगर आप देख लें कि अभी भी जैसे बिजली का डिसकंटिन्यूएशन में कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर कमीशनिंग और प्रॉपर चेक नहीं हो रहा यहाँ पे। तो ये बराए मेहरबानी आप लोग ख्याल रखें। तो सबसे पहले तो इसमें है मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन। और मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप नेम प्लेट डिटेल्स देखें, फिजिकल कंडीशन देखें। नेम प्लेट डिटेल्स इसके लिए देखनी है कि उसकी जो स्पेक्स है वो नेम प्लेट पे बहुत अच्छी तरह वहां पे होती है। इसके बाद उसकी फिजिकल कंडीशन, इक्विपमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट रेटिंग एंड मैचिंग विद द रिक्वायरमेंट। अगर आपने 5 किलोवाट की मोटर लगानी थी, 5 किलोवाट की मोटर है भी या नहीं। फिर उसके बाद पावर सर्किट कनेक्शन टाइटनेस बाय टॉर्क रेंच मेथड, कंट्रोल वायरिंग टाइटनेस कितनी है, इंटरलॉक चेक्स बिटवीन इक्विपमेंट, मैकेनिकल ऑपरेशन लाइक रैक इन रैक, अगर वीसीबी है तो रैक इन और रैक आउट करके अगर आप उसको चेक कर सकते हैं। Visual inspection will be made to ensure the surface dust and has been removed from the component under test. Ensure the component is isolated from other connected system. Check shall be made to verify the ground for the component under test and test equipment being connected to system ground. CT secondary terminal should be shorted. ये तो हमेशा एक असूल है। VT and surge resistor shall be isolated from the equipment under test. Mark out test area and ensure nobody can enter during test. Circuit breakers contactors should be inserted and closed. Bus bar should be fully mounted, tightened, and shields between phases and earth should be in place. Moreover, bus bar cover should be in place. All earthing switches related to equipment under test should be open. Bus bar conductivity test shall be performed. Insulation resistance test should be performed before and after commencing the test. Extraction test equipment being used should be followed. After each test, subject under test should be discharged to ground. ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको शॉक लगेगा। Inspect for all leakages, ट्रांसफार्मर्स वगैरह में, VCB वगैरह में। Check the impact recorder records for any abnormal impact during transit if applicable. Verify that positive pressure is maintained in nitrogen blanketed transformer जो hazardous area में इस्तेमाल होते हैं। Check that piping to Buchholz relay has proper slope transformer के ऊपर। Check the transformer wheel stopper installed. Top up the oil to the tank if required and drying out oil. Check oil in the tank, conservator and bushing for proper level. Release trap air at the bushing tunnels and tank top. Check that valves between the tank and the radiators are open circulation के लिए. Check condition, color and quality of silica gel in breather and oil in bath level. Check the OTI, operating temperature indicator, or the thermal probes are fixed in the oil pockets and the oil pockets are filled with oil. सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, और हम लोग इसको मैगरिंग भी कहते हैं। जनरली मैंने देखा है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस की सिलेक्टनेस की वजह से ये हम गलत करते हैं। तो इसमें अगर आप ये देखें, जो टेस्ट इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वो एक आपके पास होना चाहिए डीसी का 5000 वोल्ट तक मल्टीपल वोल्टेज का डीसी मैगर होना चाहिए आपको यहाँ पे। और इसका इंसुलेशन टेस्टिंग प्रोसीजर है, एक शॉर्ट टाइम टेस्ट है, मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। शॉर्ट टाइम टेस्ट है, उसके बाद है पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट, एब्जॉर्प्शन टेस्ट, और उसके बाद मल्टी वोल्टेज दे के इंसुलेशन टेस्ट। ये एक्चुअली है कि जो केबल की आपकी जो इक्विपमेंट है उसकी इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को प्रॉपर मेजर किया जाए और उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज
इंक्रीज किया जाए। यहाँ पे इंसुलेशन टेस्टर लीड शैल बी कनेक्टेड बिटवीन, अच्छा अब आप ये करेंगे कि वन फेज कंडक्टर एंड अर्थ, फेज टू अर्थ लेंगे और उसके बाद फिर जो है ना कि उस पर आप मैगर से पोटेंशियल देंगे और उसमें आप जो है ना 1 मिनट की रीडिंग लेंगे और 1 मिनट की रीडिंग में एवरी 50 सेकेंड तक आप रीडिंग लेंगे, 15 सेकेंड तक। मतलब जब पहली दफा भी अगर आप इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद फिर एक पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट में 10 मिनट की रीडिंग भी लेते हैं और द रीडिंग शैल बी टेकन आफ्टर दिस ड्यूरेशन। और ये इसका चार्ट है, अगर आप यहां देखें तो टेस्ट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 100 से 1000 वोल्ट एसी डीसी में 1000 वोल्ट डीसी, 1000 टू 5000 वोल्ट एसी में 2500 वोल्ट का डीसी और मोर देन 5000 वोल्ट एसी में 5000 वोल्ट डीसी का मैगर होना चाहिए। और इसकी लिमिट्स क्या है कि अगर आप पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट में देखें तो अगर लेस देन 1 है तो वो डेंजरस है, अगर R10 अपॉन R1, अगर 1 to 1.5 है तो पुअर है, क्वेश्चनेबल है 1.5 to 2 है और गुड है 2 to 4, एक्सीलेंट है तो ये मोर देन 4 है। अब अगर आप यहां देखें तो शॉर्ट टाइम है स्पॉट रीडिंग, इसमें करते क्या है, इन दिस मेथड द मैगर इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इंसुलेशन टू द टेस्टेड and is applied for 60 seconds. The reading is recorded at the end of the time. Time resistance method. Testing is fairly independent of temperature, provide considerable more information about the condition of insulation than the spot measurement. The test voltage shall be applied for 10 minutes and reading are taken every 50 seconds for the first minute and every minute for the 10 minutes. इसके बाद तीसरा एक और चीज है, ये पोलराइजेशन टेस्ट है, फिर डायलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन टेस्ट है और इसके लिए अंदर ये है कि आप 60 सेकेंड और 30 सेकेंड की रीडिंग लेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे। पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट जैसे ये स्लाइड में आपके सामने है, 10 मिनट्स और 1 मिनट की रीडिंग लेंगे, उनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू उनका रेशियो निकालेंगे। इंसुलेशन कंडीशन कुड बी कैटेगराइज एंड शोन, मैं इसका चार्ट देखूं जो 4.2 अगर आपने चार्ट पीछे ही देखा है आपने, ये देखिए 4.2 चार्ट, तो अगर ये रेशियो अगर आपके मोर देन 4 है तो एक्सीलेंट है, 2 to 4 है तो गुड है, तो आपको उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का आपको पता चल जाएगा। तो ये एक्चुअली ऐसा है कि ये रेशियो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे वहां पे। शॉर्ट टाइम रेजिस्टेंस मेथड दिस मेथड, और उसके बाद एक और चौथा भी है, अगर उसकी इंसुलेशन को आपने अगर टेस्ट करना है तो वो है कि 1:5 के रेशियो से एक मल्टीपल वोल्टेज आप ले लें और मल्टीपल वोल्टेज आप रेगुलेटर आपके पास होगा तो आप उसको फिर ऐसा ऐसा स्लोली वोल्टेज दें। और अगर आपकी वोल्टेज जो है ना क्या कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो रहा है, अगर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो आप उसको जो है ना क्या कहते हैं वीकनेस होगी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको इसके जैसे मैं वोल्टेज बनाऊं तो उसको कम नहीं होना चाहिए। और जनरली इसकी जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं वो है कि आपकी एक तो इंसुलेशन वाला मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा, इफ द वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अगर आपको मैन्युफैक्चरर से कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो आपकी 1 मेगा ओम फॉर एवरी 1000 वोल्ट ऑफ रेटेड वोल्टेज प्लस एन एडिशनल 1 मेगा ओम, ये आपकी रिक्वायरमेंट है एज पर आईसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ये थोड़ा सा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट कैसे किया है, आप फेज टू ग्राउंड देखेंगे, फिर फेज टू फेज भी देखेंगे, तीनों फेजेस का भी देखेंगे आपस में, और जो नेक्स्ट एंड है उसको ओपन कर देंगे और ये आपने क्या कहते हैं इसको उस हिसाब से इसको चेक करना है। यहाँ पे ये है इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट का मेथड और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइपर टेस्ट में भी जा रहे हैं तो पहले इंसुलेशन रेजिस्टेंस से अपने आप को सर्टिफाई कर ले, नहीं तो हाइपर टेस्ट ना करें जिसको हम हाई वोल्टेज टेस्ट भी कहते हैं वहां पे। ये एक थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पे। और एक इसके जो सेफ्टी मेजर्स है कि डिस्कनेक्टिंग द टेस्ट लीड टेस्ट ऑब्जेक्शन में डिस्चार्ज जरूर करें क्योंकि आपने वोल्टेज पोटेंशियल दिया है।
और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेजिस्टेंस। जब आप रीडिंग लें तो आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर वगैरह सब चेक कर लें, लेकिन इंसुलेशन को जब पोटेंशियल देने से पहले उसको देख लें कि उसके ऊपर कोई डस्ट और मॉइस्चर वगैरह तो नहीं है। पोलराइजेशन इंडेक्स में 3 टाइप के करंट फ्लो करते हैं, कैपेसिटिव करंट, लीकेज करंट और एक लाइन करंट। और ये 10 मिनट की रीडिंग इसलिए लेते हैं कि 8 मिनट तक हम कहते हैं कि इसका मॉइस्चर वाइस्चर आपके पोटेंशियल देने से रिमूव हो जाएगा। ये छोटा सा है। अगर आप कहीं मैगरिंग कर रहे हैं, जिसको हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं, और इसमें 4 मेथड मैंने आपको बताया है। एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस स्पॉट टेस्टिंग है, शॉर्ट टाइम टेस्टिंग है, पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट है और मल्टी स्टेप वोल्टेज रेगुलेटर से टेस्टिंग है। ये 4 मेथड हैं जिससे आपके इक्विपमेंट की सेफ्टी और रिलायबिलिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ये छोटा सा इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है। यहाँ पे अब ये देखें, डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन टेस्ट जो 60/30 के रेशियो से मिलता है। इसका अगर आप देखें 3 करंट होते हैं। अगेन मैंने कहा है कि लीकेज करंट, कैपेसिटिव चार्जिंग करंट और डाइलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन करंट। इसका R60/R30 और इसके भी वही रेशियो निकाले हुए कि अगर ये R60/R30 1.6 आए तो गुड है, 1.25 आए तो आपको खतरे की घंटी बज गई है। यहाँ पे ये भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस का एक पार्ट है। इसके बाद यही वही जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट है। पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट में R600 मीन्स कि आप 10 मिनट की रीडिंग लेते हैं और R60 और उसमें रेशियो भाई 1:4 है। और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी जो इक्विपमेंट है उसकी इंसुलेशन किस लेवल पे है। तो या तो ये है कि मैं इसको ना सर्विस में लूं या सर्विस में लूं तो उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, ये अब आपने डिसाइड करना है एज इंजीनियर। ये छोटा सा, और उसके जो रेफरेंस हैं अगर कोड आप देखें तो ये 60364 है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ANSI के कोड है, ATS स्टैंडर्ड सब टेस्टिंग सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट। NFPA 70B मेंटेनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा कोड है, पूरी मेंटेनेंस की टेक्निक्स इसके अंदर है। मैगर स्टिच इन टाइम, मैगर के कैटलॉग बहुत अच्छे हैं। और IEEE स्टैंडर्ड 43-2000 ये रेफरेंसेस है कि जिसमें से ये सारी इंफॉर्मेशन लेके हमने ये एक छोटी सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट की वो बनाई है हमने यहाँ पे, ये छोटी सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। अब आप एक चीज का ख्याल रखें, अब मैं हाई वोल्टेज टेस्ट या हाइपर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और ये हाई वोल्टेज टेस्ट केबल के लिए इसका तरीका मेथड अलग है और आपका स्विच गियर के लिए अलग है। वो मैं अभी आपके सामने इसकी कुछ, क्योंकि केबल में हम बहुत गलतियां करते हैं, तो अभी पता चल जाएगा, हम आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हाई वोल्टेज टेस्ट कैसे करते हैं। ख्याल रखें कि जब हाई वोल्टेज में नेक्स्ट स्टेप में अगर हाई वोल्टेज पे जाऊं तो मैं उसको जो है ना क्या कहते हैं उसी हिसाब से उसको करूं वहां पे, और पहले मैं उसकी इंसुलेशन टेस्ट कर लूं, उसकी सेटिस्फैक्ट्री रीडिंग आए तो मैं रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हाई वोल्टेज पे अब जा सकता हूं यहाँ पे। और ये टेस्ट है फॉर स्विच गियर एंड केबल्स कैलिब्रेट। इसके लिए जो इक्विपमेंट आपको चाहिए, हाइपर टेस्ट, AC हाइपर टेस्ट विद लीकेज इंडिकेटर या DC हाइपर टेस्ट विद लीकेज इंडिकेटर आपको चाहिए यहाँ पे। और इसमें करते क्या है कि स्विच गियर के लिए, इसकी मैं ड्राइंग्स पे अगर आपको दिखाऊंगा, required test voltage shall be raised slowly and maintained for 1 minute between one phase and other phases, connected to ground and then reduced slowly to 0. During test, leakage current shall be recorded after opening all circuit breakers, contactors, and applying test voltage across opening distance between poles with 3 poles shorted on both sides and grounded on one side. इसकी अगर आप पिक्चर अगर आप देखें तो ये देखें, ये 2 पिक्चर हमने लगाई हैं और उसी वाले से स्विच गियर की टेस्टिंग कर सकते हैं आप यहाँ पे। और इसमें हाई वोल्टेज टेस्ट में अगर आपका 11 kV की अगर पोटेंशियल है तो
उसमें 28 केवी मैक्सिमम आईईसी के कोड के मुताबिक पोटेंशियल आपको दे। अगर फील्ड में करें तो उसका 80% तक ले सकते हैं आप यहाँ पे। और ये देखिए इसकी 1 मिनट पावर फ्रीक्वेंसी विद स्टैंड वोल्टेज कितनी, और टेस्ट वोल्टेज अगर 20 केवी है, 17.5 केवी है या 36 केवी है जो इंटरनेशनल है, हमारी 11 केवी है, तो 11 केवी के हिसाब से आईसी के कोड में 28 केवी है। ये आप इसका 80% भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर फील्ड में टेस्ट करें, लेकिन अगर फैक्ट्री में टेस्ट हो रहा है तो उसको फुल पोटेंशियल 28 केवी देना पड़ेगा वहां पे। अगर हमारी 11 केवी है तो किस कैटेगरी में तो वो 28 केवी है, आईसी के कोड के मुताबिक आपको जाएंगे तो वो उसमें पता चल जाएगा आपको यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो पावर केबल्स का है वो बड़ा मतलब ये कि ये डिफरेंट है, हाइपर टेस्ट इसका डिफरेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बड़ा क्या कहते हैं गलत तरीके से करते हैं। एक तो है कि डीसी वोल्टेज टेस्ट, उसमें तो डीसी वोल्टेज टेस्ट इंसुलेशन इसकी होमोजेनियस है तो डीसी वोल्टेज टेस्ट अप्लीकेबल है। अदरवाइज पुराने केबल पे IEEE 400-2 कोड है जो पुराने केबल में इसको अलाउ नहीं करता, और वो कहता है कि VLF टेस्ट जिसको इसी का 0.1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया जाता है, वो जानना क्या कहते हैं आप उससे केबल को टेस्ट करें। और अगर आप पहला स्टेप में ये है कि अगर डीसी वोल्टेज को है तो 4 टाइम्स यू मीन्स फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज between conductor earth or metallic screen and maintained for 15 minutes। देखो वहां 1 मिनट की करना है, और यहाँ कोड आपको कह रहा है, और इसका कोड है IC 502। वो आगे अभी लिस्ट में आ जाएगा, आगे आपको पता चलेगा। 15 मिनट तक आपने ये पोटेंशियल देना है 4 टाइम्स यू। अगर 11 के भी है, अगर 6 पॉइंट समथिंग आएगी उसकी जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है, तो आप देख लें कि ये 28 केवी के करीब बनता है, और 15 मिनट तक पोटेंशियल देना है केबल की, पावर केबल की अगर टेस्टिंग आपने करनी है वहां पे। ये ख्याल रखें, हम लोग तो यहाँ पे मैंने देखा जितने टेस्ट प्रोसीजर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो भी करते हैं वो 1 मिनट क्या है इंस्टेंटेनियस रीडिंग लेके खत्म कर देते हैं, और आगे फिर लोगों की टांगे कांपती हैं कि आगे टेस्ट हम कैसे करें, ये इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, केबल बस्ट कर जाएगा। अगर केबल खराब है तो उसको बस्ट करना आपकी सेफ्टी है। 15 मिनट तक आपने देना है, ये कोड कह रहा, मैं नहीं कह रहा, और कोड की कंप्लायंस करना बड़ी जरूरी है, और उसके बाद इसको फिर डिस्चार्ज भी कर ले। टेस्टिंग शैल बी रिपीटेड फॉर अदर फेजेस एज मेंशन्ड अबव। द टेस्ट वोल्टेज लिमिट्स आर मेंशन्ड इन 5.2 एज पर IC 60502। ये अगर आप देखें तो इसमें आपको पता चल जाएगा सारा। ये है डीसी टेस्ट। अच्छा, डीसी टेस्ट में जो अब जो न्यू टेक्नोलॉजी में जो मैं VLF टेस्ट की आपसे बात कर रहा हूं, उसमें वो कहते हैं कि अगर नॉन होमोजेनियस PVC इंसुलेशन है और XLP तो डीसी टेस्ट पे अलाउड ही नहीं है। अगर XLP केबल है तो उसमें डीसी मैगरिंग, डीसी हाइपर टेस्ट अलाउड नहीं है, और उसके लिए तो आपको AC हाइपर टेस्ट करना पड़ेगा। AC हाइपर टेस्ट में फ्रीक्वेंसी इसलिए कम कर देते हैं कि सोर्स पावर आपको कम से कम चाहिए हो। अगर आपको 50 हर्ट्ज की अगर पावर चाहिए होगी तो वो आपको यूनिट बहुत बड़ा हो जाएगा, पावर सोर्स बहुत बड़ी हो जाएगी। AC आप कर रहा है तो 5 मिनट तक फेस टू voltage of the system test for 24 hours with a normal opening voltage. For cable used for solidly earth system screen, U upon 1.5 under root 3. For cable used for resistance earth system, current will be low for earth fault, but cable U rating is high. ये केबल की अगर आप ये चार्ट भी अगर आप देखें, VLF वेरी लो, और इसका जो कोड है वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन IEEE 400-2 जो कोड है जो VLF को रिकमेंड कर रहा है, और इसकी मैंने एक अलग प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो यहाँ इतना टाइम नहीं था हमारे पास, तो उसमें वाटर ट्रीज बन जाते हैं PVC के अंदर और एल्बोज बन जाती हैं, आपकी मेगा रीडिंग बिल्कुल सही आती है। उसके बाद अगर आप सर्विस में लेते हैं तो वहां बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब आप सर्विस में उसको लेते हैं तो बाद में कहीं आप कहते हैं मेगा रीडिंग तो बड़ी अच्छी आई है, हाई वोल्टेज टेस्ट भी किया बड़ा अच्छा आया DC से, लेकिन वो बस्ट हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। वो उसके लिए फिर वो कहते हैं AC टेस्ट करें, वो ज्यादा रिलायबल है।
और इसकी देखिए टेस्ट वोल्टेज अगर आप यहाँ पे देख लें तो 12 केवी पे भी वो कह रहा है कि टेस्ट वोल्टेज जो है ना 48 वोल्ट होनी चाहिए, और अगर आपकी 6 है तो 24 वोल्ट होनी चाहिए अगर 11 केवी पर आप देंगे। और अगर आप किसी से आउटसोर्स भी कर रहे हैं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा कि टेस्ट को परफॉर्म करके खुद देखें और उसको भी एजुकेट करें कि इसको जो है ना क्या कहते हैं हमने किस तरह करना है, मतलब ये कि प्रोसीजर क्या है। मैंने जनरली यह देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, सब हम लोग एक ही लेवल के लोग हैं, तो टेस्ट कोड की कंप्लायंस जरा कम से कम ही होती है। तो बस एक प्रेसिडेंस चल रही है, इसीलिए केएससी में, के इलेक्ट्रिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनके अंडरग्राउंड नेटवर्क केबल्स का है और उसकी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं होती, इसी वजह से ब्रेकडाउन बहुत होते हैं। और जरा सी बारिश होती तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पे क्या होता है, हाल हवाल क्या है। और फिर केबल को, अंडरग्राउंड केबल को डिटेक्ट करना और उसके बाद ज्वाइंट लगाना बड़ा जो में जाता है। इससे पहले हम इन्वेस्टिंग कर लें या कोई शटडाउन लेके इस तरीके से करें तो आपको बहुत सारे आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे। इसमें देखें आईसी के जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है 60298, 60694 और 602-1 और -2। 1 वो एलटी केबल्स के लिए और जो आपका 2 है -2 वो एचटी केबल्स के लिए, पावर केबल्स के लिए। ये कोड की कंप्लायंस करना, उसमें सारी चीजें दी हुई है। एफईटी टेस्ट अलग है, आप केबल मैन्युफैक्चर की जाए तो इसमें एफईटी टेस्ट में तो वाटर पेनिट्रेशन टेस्ट है, हीट रेजिंग टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट है। लेकिन ये तो मैं वो टेस्ट बता रहा हूँ जब नॉर्मल एप्लीकेशंस में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस पे कैसे इसकी रिलायबिलिटी कोपन की कैसे बढ़ाऊं, तो एज पर स्पेसिफिकेशन वो कैसे चलेगा। और एक चीज का ख्याल रखें कि हाई वोल्टेज टेस्ट में जाने से पहले मैगर रीडिंग जरूर ले लें। मैगर रीडिंग अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो हाई वोल्टेज टेस्ट में जाए, नहीं तो हाई वोल्टेज टेस्ट का रिस्क ना ले। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है आईसी के, जिसके मुताबिक हमने कमीशनिंग करनी हो, मेंटेनेंस के बाद हैंडओवर भी करना हो, तो ये सारी चीजें हमें उसी हिसाब से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में काफी हद तक इंसुलेशन रेजिस्टेंस में और हाइपर टेस्ट में काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ये एक है कि करंट ट्रांसफार्मर सीटी का टेस्ट कैसे किया जाए। जनरली हमारे यहाँ सीटियाँ लगी हुई हैं और इसकी नॉलेज हमें बहुत कम है यहाँ पे लोगों को, और वो इसकी टेस्टिंग तो कभी कोई करता ही नहीं है। कोई भी अगर आप ओवरऑलिंग के बिल दे रहे हैं तो सीटी का टेस्ट कैसे किया जाए, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बहुत टेस्ट हैं। इसमें जो इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड है, इंसुलेशन टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, डिजिटल लो ओम मीटर, करंट सोर्स मल्टीमीटर, वेरिएट स्टेप अप ट्रांसफार्मर और प्राइमरी करंट इंजेक्शन टेस्ट। इंजेक्शन टेस्ट का तो आपको पता है कि प्राइमरी आप सीटी पे प्राइमरी पे करंट देंगे तो ये इंजेक्शन टेस्ट कहलाता है। प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में इंजेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें जो एक्चुअली ये बर्डन टेस्ट भी आता है, मैग्नेटाइजेशन अगर जो टेस्ट है परफॉर्म है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अभी जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, सबसे पहले तो वही है जैसे हमारा टेस्ट प्रोसीजर है, मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट का तो वही मेथड होगा जो पहले हमने एक्सप्लेन किया है, इससे पहले जो भी हमने एक्सप्लेन किया है। और पोलैरिटी टेस्ट का एक सिंपल सा बैटरी लगा के सर्किट है। बाद मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इम्पोर्टेड सीटी में डायरेक्शन गलत पड़ी हुई है, स्टैंप जो हुई है उसमें गलत पड़ी हुई है, तो पोलैरिटी टेस्ट कर ले तो बेहतर है। उसके बाद फिर जो ऑप्शनल टेस्ट हैं, जैसे रेजिस्टेंस टेस्ट है, बर्डन टेस्ट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बर्डन टेस्ट और मैग्नेटाइजेशन कर्व टेस्ट दोनों ऑप्शनल है, लेकिन ये कि ये मेरे ख्याल में बेहतर है कि सीटी की चेकिंग करके लिए इसको इंपॉर्टेंस दी जाए। अब बहुत आसान है, लेबोरेटरी में भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। मैग्नेटाइजेशन कर्व टेस्ट में आपको इसका नी वोल्टेज के स्टेप तक उसका जाना चाहिए इंजेक्शन का, वो इसके नी वोल्टेज, जिसको नी वोल्टेज हम कहते हैं, जहाँ पे कर्व चेंज हो जाता है वहां पे, और वो उसको नॉन लीनियरिटी उसकी खत्म हो जाती है वहां पे। तो उस हद तक हमने इसको सीटी को इस्तेमाल करना होता है। हमेशा एक और चीज ख्याल रखें कि सीटी का आपको भी पता है कि सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट करें। उसके बाद टर्न रेशियो टेस्ट, ये तो बहुत आसान है,
प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट है, कोर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। हाई वोल्टेज टेस्ट वही है जो हाइपॉट टेस्ट जो हम उधर कर रहे हैं, पिछली दफा हमने केबल के लिए, और इसमें भी हाइपॉट टेस्ट में आप उसकी जो उसका पोटेंशियल है उस हिसाब से, अगर लो वोल्टेज है तो 3.5 केवी तक का पोटेंशियल देंगे, हाई वोल्टेज की अगर सीटियां हैं तो उस हिसाब से 11 केवी पे आपने वो जो पहले हमने किया है इसी तरह पर इसकी कमीशनिंग टेस्ट है यहाँ पे। तो इसके जो टेस्ट प्रोसीजर है ये वही मैंने पहले भी आपसे बात की है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस द वोल्टेज शैल बी अप्लाइड बिटवीन प्राइमरी टू सेकेंडरी प्लस ग्राउंड, सेकेंडरी टू प्राइमरी प्लस ग्राउंड, और सेकेंडरी कोर टू कोर। टेस्ट वोल्टेज लिमिट मेंशन इन टेबल 4 पर है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट में वही फॉलो होंगे, और एम्बिएंट टेम्परेचर वगैरह आप नोट डाउन जरूर कर लें यहाँ पे। उसके बाद फिर एक सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट का, तो टोटल प्रोसीजर वही है जो पहले मैंने इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट में आपसे बात की है। और इसका भी अगर आप चाहें तो पोलराइजेशन इंडेक्स, अब्जॉर्प्शन टेस्ट, और वो जो दूसरी अगर इंसुलेशन मल्टी स्टेज वोल्टेज वेरिएक लेके आप उस पोटेंशियल लेके इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस की निकाल सकते हैं वहां पे। उसके बाद इसमें है पोलैरिटी टेस्ट, तो उसमें सेकेंडरी ये इसका टेस्ट मैं आपसे दिखाता हूँ। अगर आप फिगर देखें तो बिल्कुल यहाँ पे पता चल जाएगा, ये पिक्चर है देखें। अगर पोलैरिटी टेस्ट में एक बैटरी लगाई और एक बटन लगाया, और ये सेकेंडरी से ओपन करके अगर ये हम यहाँ से मैं ये गैल्वानोमीटर है, तो ये पोलैरिटी आप इसमें जैसे ही बटन को पुश करेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, बटन को हटाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ये कि ये रिवर्स हो जाएगा। ये एक है कि जिसमें आपने क्या कहते हैं इसको पोलैरिटी टेस्ट करना है। और मेरा एक सजेशन है कि अगर आपकी नई सीटियां भी अगर आई हैं तो उसका पोलैरिटी टेस्ट कर लें तो बेहतर होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि रीडिंग नहीं आ रही, मेजरमेंट नहीं आ रही। सीटियां भी दो अलग होती हैं, आपकी मेजरमेंट की अलग होती है और प्रोटेक्शन सीटी अलग होती है। यहाँ पे वो अभी अगर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। इसी तरह जो एक और टेस्ट इसका सेकेंडरी लूप रेजिस्टेंस टेस्ट, इसका भी सर्किट में आपको दिखाऊं 6.2 में। मेजर द डीसी रेजिस्टेंस वैल्यू रिकॉर्ड, the same shall be done for all taps and codes. These values are influenced by temperature, so ambient temperature, ये हमेशा हम बात कर रहे हैं आपसे। Measure the DC resistance including CT and load phase by phase. The value must be within, अगर वेंडर ने आपको दिया है वो अगर आपका देख लें तो उसके मुताबिक रीडिंग ये सारी होनी चाहिए। ये अगर आप ये देख लें सेकेंडरी लूप रेजिस्टेंस टेस्ट है, ये ओम मीटर लगाया हुआ है, तो अगर आप पे ये सेकेंडरी पे अगर उसका ले ले तो ये लूप रेजिस्टेंस आपको दे देगा। और बटन अगर आपने लेना है तो ये बटन पे दूसरी जगह यहाँ बटन पे आप इसको आइसोलेट करके और बटन का आप ले सकते हैं कि कितना बटन आना चाहिए। ये अगर आप देखें कि सीटी रेजिस्टेंस के लिए, दूसरा लूप रेजिस्टेंस के लिए, तो आप ये ले सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से। ये लेबोरेटरी में सिंपल लो ओम मीटर, मतलब ये क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होगा जिसकी वजह से ओम मीटर आप आजकल तो डिजिटल है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, तो वो काफी अच्छी रीडिंग्स आपको दे देते हैं यहाँ पे। इसी तरह बटन टेस्ट है। बटन टेस्ट इंश्योर द कनेक्टेड बटन, जितना भी हर सीटी का अपना अपना बटन होता है, आप उस बटन के मुताबिक ही लोड डाल सकते हैं, उससे ज्यादा उस पर नहीं डाल सकते, नहीं तो आपकी मेजरमेंट गलत आएंगे। और आपका ये जो बटन टेस्ट में आपका जो बटन की रीडिंग आए वो आपकी जो इसकी स्पेसिफाइड बटन है उससे कम होनी चाहिए वहां पे, इससे ज्यादा आपने नहीं। Injected the rated secondary current of the CT from CT terminals toward load side by isolating the CT secondary with all connected load. इसकी मैं डायग्राम दिखाता हूँ and observe the voltage drop across the injection points. तो burden क्या आ गया, voltage drop into rated current, secondary current. और calculated burden should be less than the rated CT burden. Ammeter selector should be respective phase and during test height impedance relay shall be shorted during, ये एक precaution है। इसी तरह मैग्नेटाइजेशन कर्व टेस्ट है। द मीटर यूज फॉर द टेस्ट शैल बी हैविंग ट्रू आरएमएस मेजरमेंट। आपकी ये जो जर्नल है मेजरमेंट है वो एवरेज देते हैं। ट्रू आरएमएस मेजरमेंट द सर्किट कनेक्शन शैल बी मेड एज शोन फिगर सेगमेंट 3। फिर इसके बाद इसको टेस्ट करने के बाद डीमैग्नेटाइज जरूर करें, जब भी स्टार्ट करें नया टेस्ट करें तो डीमैग्नेटाइज जरूर करें ग्राउंड के साथ। यहाँ पे ये देखें, ये इसकी मैग्नेटाइजेशन टैग के एक वो दिया हुआ है, वही इक्विपमेंट आप लगा लें और ये आपको इसका आप बड़े आराम से डिफरेंट रीडिंग लेके एक कर्व सा बना सकते हैं। तो इसका जो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है उसके दौरान इसको टेस्ट होना चाहिए। और आगे नी वोल्टेज के बाद
इसकी जो लिनियरिटी खत्म हो जाती है, तो वहां उससे आगे ये बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये देखें XCT लिमिट है, तो VK की वैल्यू अगर आप लेनी है तो शुड बी ग्रेटर देन स्पाइड 1 में मैग्नेटाइजेशन करंट शुड बी लेस देन स्पेसिफाइड 1, और इसके ये कुछ फार्मूले दिए हुए हैं जिससे आप बड़े आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे मीटरिंग सीटी में और प्रोटेक्शन सीटी में आपने कौन सी सीटी इस्तेमाल की हुई है, उस हिसाब से इसको सीटी को टेस्ट किया जा सकता है, और इसकी रीडिंग को प्रिजर्व करें ताकि आपको आगे कल को फिर दोबारा रीडिंग लेनी है तो उससे फिर कंपेयर कर सकें। चाहे इंसुलेशन टेस्ट हो, चाहे हाइपर टेस्ट हो, चाहे सीटी की टेस्ट हो, इनका हमेशा एक रिकॉर्ड जरूर बनाएं, एक सैंपल का फॉर्मेट बना लें और उस सैंपल फॉर्मेट में रीडिंग को रिकॉर्ड के पर्पस के लिए अपने पास भी रख लें बड़े आराम से। यहाँ पे टर्न रेशियो टेस्ट तो बहुत आसान है, इसका भी मैं आपको टर्न रेशियो का ये जो एक्चुअली इसी तरह प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट है, द सर्किट कनेक्शन शैल बी मेड एज यूजिंग बट को प्राइमरी आप मिलेगा, और कोर आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी और सेकेंडरी में उस रेशियो के हिसाब से आपको करंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सेकेंडरी करंट शुड ओनली बी ऑब्जर्व टू रिस्पेक्टिव फेजेस, इंजेक्ट 25 पर। ये देखें ये आपकी डायग्राम है, यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी इंजेक्शन और रेशियो टेस्ट दोनों के लिए ये सिंपल है। सेकेंडरी और प्राइमरी को आप इस तरह लगा, इंजेक्शन टेस्ट आम से मार्केट में मिलते हैं और जनरली इम्पोर्टेड होते हैं सारे जितने भी इंजेक्शन टेस्ट हैं, और ये आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं सीटी की। और जनरली अगर आपकी मेजरमेंट गलत भी आ रही है तो ये आपको सीटी वीटी चेक नहीं करता। अगर आपकी प्रोटेक्शन सीटी में कोई प्रॉब्लम है तो आपका नेटवर्क आपका बहुत ही ब्रेकडाउन, बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है, आपको वहां पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसकी इसी तरह आफ्टर कमीशनिंग सेकेंडरी करंट मेजरमेंट शैल बी कैरीड आउट इन सीटी सर्किट, फेज एंगल चेक शैल बी डन फॉर करेक्ट डायरेक्शन, दिस टेस्ट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन। ये चले एप्लीकेबल स्टैंडर्ड जो इसके अंदर है वो IC 60044-1 और 60694 है। इसके अंदर ये दो कोड है, तो सीटी की टेस्टिंग वगैरह के हवाले से आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह वोल्टेज ट्रांसफार्मर टेस्ट है जो आपका हाई पोटेंशियल ट्रांसफार्मर टेस्ट जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे ये इसके भी यही है कि इंसुलेशन टेस्ट है, पोलैरिटी टेस्ट है, डिजिटल लो ओम मीटर चाहिए और वोल्टेज सोर्स मल्टीमीटर। तकरीबन इसमें भी वही चीजें हैं जो अगर आप ये देखें चेक और विजुअल इंस्पेक्शन करें, फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करें, फिर पोलैरिटी टेस्ट करें, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट, बर्डन टेस्ट इसको ऑप्शनल कह रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो टेस्ट है, हाई वोल्टेज टेस्ट और इंसुलेशन टेस्ट के तो वही प्रोसीजर है जो पहले हमने बात की है, और VT सर्किट चेक है और कमीशनिंग टेस्ट है यहाँ पे। और ये करंट ट्रांसफार्मर में जो है वही है। पोलैरिटी टेस्ट में इसका सर्किट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये इसका सर्किट है, अगर ये लेबोरेटरी में भी बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, छोटी सी बैटरी लगा के, और वोल्ट मीटर भी लगा लें, गैल्वानोमीटर एक है, और उसके बाद से पोलैरिटी टेस्ट और लिमिट जो वेंडर ने आपको बताई है वही, और इसको रीडिंग को प्रिजर्व भी करें। अगर कोई कल कला को जाके इसमें कोई कोर कॉइल कोई शॉर्टेड हो जाता तो वो इससे पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल सही क्लियर तरीके से आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। इसी तरह बर्डन टेस्ट का है, तो ये बर्डन टेस्ट में सेकेंडरी वोल्टेज इंटू ड्रॉन लोड करंट कितना है, वहाँ से ये बर्डन आपका उससे कम होना चाहिए वहाँ पे। इसी तरह रेशियो टेस्ट बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि सेकेंडरी रेशियो कितना मिल रहा है, अप्लाई करें वोल्टेज और सेकेंडरी पे कितनी मिल रही है तो रेशियो टेस्ट भी आपका ये पता चलेगा। ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है। इंजेक्ट 3 phase voltage with different magnitude of each phase on the secondary circuit and measure voltage at all points, verified there is no mix up between phases। ये VT सर्किट चेक है, सर्किट को अगर आपने चेक करना है। और आफ्टर कमीशनिंग सेकेंडरी वोल्टेज मेजरमेंट शैल बी कैरीड आउट इन VT सर्किट, phase disagreement check to be done for correct rotation, this test is discussed। और इसके जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है 60044-2 और 606, ये सीटी में भी यही टेस्ट है और इसमें भी यही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के और वोल्टेज ट्रांसफार्मर के यही टेस्ट है। यहाँ पे ये आपको ये टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे।
उसके बाद अगर आप पावर ट्रांसफार्मर पे जाएं तो पावर ट्रांसफार्मर में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी तकरीबन यही टेस्ट होते हैं, वो हम आपसे बात कर रहे हैं। इसमें भी आपको इंसुलेशन टेस्टर चाहिए, थ्री फेज वोल्टेज सोर्स मल्टीमीटर चाहिए, डिजिटल लो होम मीटर और डबल ब्रिज, और बीडीवी टेस्ट, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट है, वो आपका ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आप चाहते हैं, ये सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए यहाँ पे। इसमें भी अगेन नॉर्मली चूंकि ट्रांसफार्मर से एक स्टैटिक मशीन है, तो इसलिए उसमें इतने प्रॉब्लम्स तो नहीं आते, लेकिन फिर भी आपने जब भी इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है तो ये आपने बहुत सारे चेक कर, मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन आपको बड़ा ज़रूरी है। अभी इंडस्ट्री में यही हुआ है, बारिश का पानी वानी आपके प्लांटों में घुस गया, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को इंडस्ट्री में भी। इसमें भी वही इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और वोल्टेज रेजिस्टेंस टेस्ट, मैग्नेटाइजेशन करंट टेस्ट, वेक्टर ग्रुप टेस्ट, कुछ तो ये टेस्ट इसमें होते हैं आपके एफएटी फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में हो जाते हैं, और उसका नेटवर्क पूरा सिस्टम वहाँ बना हुआ होता है। बुशिंग सीटी टेस्ट, ट्रांसफार्मर टेस्ट, जनरली ज्यादातर फील्ड पे तो आपका ट्रांसफार्मर टेस्ट हो जाता है और ट्रांसफार्मर टेस्ट जाता है, और उसके अलावा कोई बुकल्स रिले के चेक, जो बुकल्स रिले एक प्रोटेक्टिव रिले है जो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन कैसे हो गई या शॉर्ट सर्किट, वो उसको ट्रिप कराता है वहाँ पे। और इसमें भी मैंने ये देखा है कि अगर आप प्लांट जरूर देख तो बहुत रिले के कनेक्शन आपकी एक्टिव डिवाइस के साथ हुए या नहीं हुए। मैंने कई प्लांटों में देखा है, कॉन्ट्रैक्टर ने तो ट्रांसफार्मर आपको दे दिया, बुकल से 4-5 लाख का आपका रिले भी लग गया, और उसके आगे प्रोटेक्टिव सिस्टम किसी भी होती है, इसके अंदर उसके कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मैं जब तक उसकी प्रोटेक्शन उसके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए वहाँ पे, और उसको ट्रिप करके टेस्ट किया जाए वहाँ पे, ये बड़ा ही जरूरी है यहाँ पे। अब जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो वही है जो पहले हम सारा बात करते आए, प्राइमरी टू सेकेंडरी प्लस ग्राउंड, सेकेंडरी टू प्राइमरी प्लस ग्राउंड, उधर से भी ले इधर से भी ले, प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट तो आप ये देख। और जो टेस्ट वोल्टेज लिमिट मेंशन वो जो हमने 4.1 और 4.2 में दी हुई है पहले हाइपर टेस्ट, उसके लिए वो वही होगी। और इसमें भी वही टेस्ट इसी तरह होंगे कि जैसे 1 मिनट की रीडिंग ले लें, 10 मिनट की रीडिंग ले लें, 61 मिनट की रीडिंग लें और 30 सेकेंड की भी रीडिंग लें, तो ये सारी पोलराइजेशन इंडेक्स 10 मिनट्स अपॉन 1 मिनट के रेशियो, उसी हिसाब से उसकी कंडीशन आपको पता। अगर लेस देन 4 है रेशो, तो अगर 2 और 4 के दरमियान है तो इट्स अ गुड। अच्छा, डिफरेंट जगह आपको ये रेशो पे डिफरेंट वैल्यू, लेकिन तकरीबन यही है। आपको ये रेशो तो उसकी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की स्टेबिलिटी का आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे कितनी स्टेबल है यहाँ पे। इसी तरह फिर इसका भी वही है, वोल्टेज रेशो टेस्ट है, कनेक्शन शेल भी मेड है, इसका मैं कनेक्शन दिखाता हूँ आपको। और शेल बी अप्लाइड अक्रॉस वन ऑफ द फेज प्राइमरी वाइंडिंग इन केस ऑफ स्टार कनेक्टेड, or to measure at respective seconds. This test shall be done phase 2 by phase 2 out. Compare the trend of voltage ratio with voltage ratio test है। उसके बाद ये मैग्नेटाइजेशन करंट टेस्ट है, उसी तरह जैसे हमने सिटी में किया है वहाँ पे। इसका ये डायग्राम ये देखें, ये डायग्राम आप देखें तो बड़े आराम से आप लेबोरेटरी में भी लगा सकते हैं। इसमें कोई हैवी इक्विपमेंट भी इसके अंदर ज़्यादा नहीं चाहिए। वहाँ पे एफईटी में जाए तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफार्मर लॉसेज निकालने पड़ते हैं आपको, उसमें ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट हैवी इक्विपमेंट आपको चाहिए था वहाँ पे। वो क्या कहते हैं काफ़ी मतलब अगर दो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर के पास ही होते हैं, आप अगर मेंटेनेंस फील्ड या कमीशनिंग फील्ड आपके पास ये नहीं होगी, आपको उसके बाद फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी चाहिए कि जिसमें ये एफईटी किया हुआ है, उसके बाद फील्ड में उसको दोबारा कमीशनिंग के लिए मैंने ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी है यहाँ पे। तो ये पावर ट्रांसफार्मर में वेक्टर ग्रुप टेस्ट है। इसका भी अगर डायग्राम में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें, ये इसका वेक्टर ग्रुप टेस्ट है। आर को स्मॉल आर से शॉर्ट कर दे और ये रीडिंग ले, इसी तरह आगे बढ़े और वेक्टर ग्रुप टेस्ट आपको निकाल सकते हैं। नॉर्मली ये वेक्टर ग्रुप टेस्ट होता है आपका एफएटी में, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट है। और बाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट तो उसी तरह ही है जैसे पहले हमने आपसे बात की है कि ये इसका भी एक सर्किट आपके सामने है। आप बड़े आराम से बाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट कनेक्शन के बड़े आराम से प्राइमरी और सेकेंडरी में बड़े आराम से एक आप रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं यहाँ पे। बुशिंग 60 टेस्ट, द फॉलोइंग टेस्ट टू बी परफॉर्म। सो इसमें भी
बुशिंग की सिटी पे भी इंसुलेशन टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, वाइंडिंग लूप प्रेशर और रेशियो टेस्ट जो पहले हमने किया उसी तरह सारा ये सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे भी. अगर initial be done primary injection at test terminal if provided. Otherwise, the primary current can be driven through BCT by injecting three-phase test voltage. ये आपको बता. इसी तरह अब नॉर्मली जनरली हम ट्रांसफार्मर्स के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट जो डिहाइड्रेशन के बाद ट्रांसफार्मर को ऑयल टेस्ट कहते हैं. इसमें एक्चुअली होता ये है कि चैम्बर है और उसमें अगर आप ट्रांसफार्मर को ऑयल डाल देते हैं सैंपल लेके, उसके बाद दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान 2.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है और उसमें फिर हम पोटेंशियल जहाँ पे स्पार्क हो, ऑयल फ्लैश हो, तो दैट इज द कंडीशन. तो दिस इज from the dielectric magnetic characteristic and condition. All samples shall be taken from top and bottom in both tank and OLTC. BDB test shall be performed for all the samples and recorded. One more set of samples shall be sent for dissolved gas. ये DC यानी dissolved DG analysis ये अलग है. अगर आपका ऑयल का रिप्लेसमेंट होगा DG एनालिसिस, डिसॉल्व गैस एनालिसिस, ये अगर आप नहीं कर सकती ये लेबोरेटरी में भेजना पड़ेगा डिसॉल्व गैस एनालिसिस. लेकिन ये कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है. अगर आपके ट्रांसफार्मर की लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है तो डिसॉल्व गैस एनालिसिस कराना भी बेहतर है, लेकिन हर साल ना कराएं. हर साल 2 साल के बाद डिहाइड्रेशन का जो ये टेस्ट करते हैं जिसमें उसमें वाटर कंटेंट को रिमूव करता है, डस्ट को रिमूव करता है, कार्बन को रिमूव करता है. और ये मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रक्चर कर 11 kV में अगर आपने डायलेक्ट्रिक डाला तो ये 28 kV से ऊपर होना चाहिए. नॉर्मली 35-40 तक एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये कि अगर आप उससे कम है तो फिर उसका ऑयल को आपने बदलना पड़ेगा, रिप्लेस कर. उसके लिए ऑयल बदलने से पहले डिसॉल्व गैस एनालिसिस, DGA एनालिसिस कहलाता है, वो लेबोरेटरी भेज के आप ये कराएं. उसमें फिर ऑयल के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे टेस्ट होते हैं और उस हिसाब से इसकी सूटेबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है वहां पे. और जब इसकी ऑक्सिलरीज है जैसे बुखोर का मैंने आपको बताया, तो इस पर गैस इंजेक्शन अगर सैंपल की गैस भी डालते हैं तो गैस के कम्बलेशन पे ये ट्रिप करेगा. फिर ऑयल बर्निंग टेम्परेचर इंडिकेटर सिंपल है, उसमें अलार्म भी ले सकते हैं और ट्रिपिंग भी ले सकते हैं. ये आप एप्लीकेशन पर ज़्यादातर लोग अलार्म लेते हैं और अलार्म सेटिंग करेंगे आप उसमें ये क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आप उसके टेम्परेचर की टेस्टिंग कर सकते हैं. नॉर्मली एम्बिएंट टेम्परेचर 45 पे ये तकरीबन जाना 60-65 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. यहाँ पे आप लिमिट जो इसकी सेट करेंगे उस हवाले से मतलब ये कि ये कर दें. ये था थोड़ा सा आपका जो है ना जो मेजर जो क्वेश्चन है, जैसे इंसुलेशन टेस्ट है, हाइपर टेस्ट है, TTPT टेस्ट है. उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं आपके ये स्विचगियर के अभी मैं आता हूँ यहाँ पे. ये सारी जो है ना टेस्ट मेजर टेस्ट जो हमने पीछे भी पहले डिस्कस कर लिए हैं उस हवाले से ये काफ़ी हद तक आपको रिलायबिलिटी आपकी इंक्रीज करेंगे आपके इक्विपमेंट की. तो आप भी इंश्योर हो जाएंगे कि मेरा इक्विपमेंट बिल्कुल सही चलेगा. यहाँ पे चाहे मोटर हो, चाहे VCB हो, चाहे ट्रांसफार्मर्स हो, चाहे केबल हो. और केबल में मैंने आपको बताया कि अगर आप कोशिश करें कि अब जो है ना अगर आप XLP केबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें VLF सिस्टम है जिसमें 0.1 Hz की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन, उसका इक्विपमेंट भी स्मॉल साइज में होता है. और पाकिस्तान में मुझे नहीं मिला ये VLF किसी के पास है. कुछ लोग क्लेम करते हैं लेकिन मुझे पाकिस्तान में अभी तक VLF टेस्ट का इक्विपमेंट किसी के पास मिला नहीं है. आप सर्च आउट कर सकते हैं वहाँ पे. इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मैग्नेटिक फ्लैट स्विच गियर है और इसके भी इंस्टॉलेशन वही है, सारी माइक्रोमीटर है, हाई वोल्टेज टेस्टर है, टॉर्क रेंच है. इसमें कोई इतनी जरूरत नहीं. मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे. इंस्टॉलेशन रेजिस्टेंस का वही मेथड है. फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट जब वैक्यूम में भी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट है तो लो ओमीटर से उसको कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस. हाई वोल्टेज टेस्ट तो वही हाइपो टेस्ट है जिससे हम पहले हम स्विच गियर का करते हैं 1 मिनट के लिए वहाँ पे. On testing, voltage shall be applied between one phase and other phases connection. With ground testing shall be repeated for other phases as mentioned above. Test voltage limit mentioned in 4.1 जो 4.2 में हमने आपको पहले ही वहाँ पे पिछले स्टार्ट में जब इंसुलेशन रजिस्टर था तो वही चार्ट वहाँ पे आएगा यहाँ पे. इसी तरह कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट है.
टेस्ट कनेक्शन डायग्राम हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट का रजिस्टर ये माइक्रो ओम में होना चाहिए। तो इसमें करते क्या है कि इंजेक्टिंग 100 एम्पियर डीसी आप इसमें इंजेक्शन टेस्ट देते हैं और उसके बाद उसका फिर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर मैन्युफैक्चर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है ठीक है, लेकिन ये कि लो होना चाहिए। अगर आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसमें फिटिंग हो गई है या कॉन्टैक्ट खराब है, तो आपका जो आपके फॉल्ट करंट पे भी या लोड पे भी आपको प्रॉपर लोड नहीं मिलेगा, करंट आप इसमें से पास नहीं हो सकेगा। हीट पैदा होगी कॉन्टैक्ट पे, हीट पैदा होगी तो आपके आग लगने का भी बड़ा खतरा है। तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट भी, और नॉर्मली यहाँ पे आम कॉन्ट्रैक्टर पे तो करते नहीं है, बीसीबी पे ज्यादातर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट, और ये एफएटी में कराया जाता है ज्यादातर। लेकिन अगर आप करें तो बड़ा जरूरी है, सिंपल सा सर्किट है, आप ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बड़े आराम से ओम मीटर से चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका डिवाइस भी आता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट का पूरा, वो आप एफएटी जब करते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप अपने आउटसोर्स करते हैं अपनी जाने के इक्विपमेंट को इसकी जाने टेस्टिंग के लिए, तो उसमें सिर्फ ये आपकी अवेयरनेस देनी है कि ये सारी चीज़ें उसमें कॉन्ट्रैक्ट में डालें कि हमने ये सारी चीज़ें करनी है। और इसका जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है 60298, ये एक है स्टैंडर्ड है आईसी, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई अपने स्टैंडर्ड्स तो इतने हैं नहीं, आईसी को अडॉप्ट कर रहा है पीएसक्यूसी, लेकिन वो उसमें लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो पीएसक्यूसी अपने काफ़ी एफर्ट कर रहा है इसके अंदर कि आपने, लेकिन ये कि वो ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स और आईसी को फॉलो कर रहे हैं। और आईसी यूरोपियन कोड है, फ्रेंच कोड है, और ईएन कोड भी यूरोपियन कोड है, वीडी जर्मन कोड है, और एनईसी आपका अमेरिकन कोड है। तो अब ये सारे कोड हमारे यहाँ चल रहे हैं, और सिर्फ हमें एज इंजीनियर देखना चाहिए इन किस कोड की रिक्वायरमेंट है हमारे। तो एक कंपनी की पॉलिसी होती है या होनी चाहिए कि मैं इस कोड के फॉलो करूंगा, तो अगर उस कोड के, अब ये चाइनीज इक्विपमेंट आ रहे हैं तो वो सारे चाइनीज कोड को फॉलो करें। उसमें कोई डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन जब आपने खुद डिसाइड करना है एज ए पॉलिसी मैटर, पीएसक्यूसी के कोर्स हैं जो कोई लीगल रिक्वायरमेंट रखते हैं, मतलब ये है। लेकिन कोड हमेशा मैंडेटरी नहीं होते, ये ऑब्लिगेटरी है। तो अगर कोड को आप फॉलो नहीं करते, ऑब्लिगेटरी कोड्स हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये ऑब्लिगेटरी कोड भी अप्लाई हो रहा है, और उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग भी और जितनी भी है ये शायद। लेकिन इसमें बड़ा अभी काम करने की जरूरत है। पीएसक्यूसी बहुत अरसे से लगी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के साथ, लेकिन ये कि ये कोड अप्रूव करके इनके लीगल स्टेटस दिया जाए कि भाई ये आपने करने हैं। अगर ये जितने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी हो रहे हैं, ये ज्यादातर लोग, अब मैंने तो ये देखा कि आईसी को फॉलो करते हैं ज्यादातर। अगर आप इम्पोर्टेड प्लांट भी ले रहे हैं या बाहर से कोई चीज भी मंगा रहे हैं, अगर अमेरिका से मंगाएं तो वो तो आपकी एनईसी कोड को फॉलो करते हैं, जर्मनी से मंगाएंगे तो बीडी को फॉलो करेंगे, और आप कैनेडी मंगाएं तो उसका एक अलग कोड है, सीए कुछ है वहाँ पे, वो कोड अलग है। चाइना से मंगाए तो चाइनीज अपने कोड, जापान से मंगाए तो जापानीज अपने कोड। आपको इंडेंट में पर खुद देखना पड़ेगा कि किस कंप्लाइंस पे होना है। अगर वो क्लैश नहीं हो रहा तो फिर आपके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ऑर्डर के वक्त या उस वक्त किसी तरह इसके हिसाब से आप बात करने की कोशिश करें, ये आपका फायदा है यहाँ पे। इसके बाद सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट, इसमें भी वही है, माइक्रोमीटर, सीबी, टाइमिंग टेस्ट किट, टाइमिंग कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्टर आपका, मतलब ये हाई वोल्टेज टेस्ट किट, इसमें भी यही है। मैकेनिकल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट, सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट, कि सर्किट ब्रेकर ओपन एंड क्लोज कितने टाइम पे हो रहा है, रिड्यूस वोल्टेज टेस्ट और हाई वोल्टेज टेस्ट, वोल्टेज को रिड्यूस करके वो किस हद तक काम कर रहा है। यहाँ पे इंसुलेशन तो वही है, फेज टू अर्थ और फेज टू बॉडी अक्रॉस द पोल फॉर ईच फेज, बिल्कुल वही मेथड है जो पहले हमने किया है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में इसमें इंजेक्ट करते हैं 100 एम्पियर का डीसी करंट टू द मेन कॉन्टैक्ट बाय कीपिंग सर्किट ब्रेकर क्लोज, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कॉन्टैक्ट इज मेजर्ड एंड रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड, VA DI. The obtained value shall be compared to factory test reports and manufacturer claim values could be taken as reference. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात ये होती है कि कॉन्ट्रैक्टर वगैरह में फिटिंग हो जाती है, इसमें रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है, आपके लिए थर्मल हीटिंग बढ़ जाती है, थर्मल हीटिंग बढ़ती है तो फायर के इंसिडेंस होने ज़्यादा होने की वो आ जाता है कि ज़्यादा बढ़े। इसी तरह चौथा टेस्ट है कि सर्किट कनेक्शन जो फिगर में देंगे
सर्किट ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट, कितनी टाइम में ये क्लोज और ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये बड़ा जरूरी है यहाँ पे। इसी तरह रेडियो अप्लाई रिड्यूस वोल्टेज 80% रेटेड वोल्टेज क्लोजिंग कॉइल एंड 60% रेटेड वोल्टेज फॉर ट्रिप कॉइल एंड ऑपरेशन शैल बी नोटिस्ड, कि ये आपका ट्रिप कॉइल ऑपरेट भी कर रहा है सही या नहीं कर रहा। इसी तरह हाई वोल्टेज टेस्ट बिल्कुल इसी तरह है जैसे, और इसका जो कोड है वो IC 60056 AC सर्किट ब्रेकर का कोड है यहाँ पे। ये आप इसमें से देखेंगे तो आपको कंप्लायंस मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ों की जो हम अब यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह अब मैंने तो ये देखा है कि हमारे जो वेंडर्स हैं ग्राउंड स्विच तो खा ही गए। ये इतना इम्पोर्टेंट है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर ब्रेकर में, हर VCB में ग्राउंड स्विच होना चाहिए, और इसकी इंटरलॉकिंग भी होती है मेन कॉन्टैक्ट से, कि ग्राउंड स्विच अगर लगा हुआ है तो वो ऑन ना हो, अगर ग्राउंड स्विच ओपन होगा तो मतलब ये कि जब मैं अगर उसको ऑफ करता तो ग्राउंड स्विच लगना चाहिए ताकि उस पर डिस्चार्ज हो जाए, एनर्जी भी डिस्चार्ज हो जाए। तो इसकी भी टेस्टिंग है, वही है जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के हवाले से है, वही टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी इंसुलेशन टेस्टर है, माइक्रोमीटर है, हाई वोल्टेज टेस्ट किट है, मैकेनिकल चेक, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट और हाई वोल्टेज टेस्ट, बिल्कुल वही जो पहले हमने किया है। और इसका जो कोड है 60265, ये इसका कोड है। इसमें से जो आपके कूपन पे कंप्लाइज करता है आप उसको इस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूंगा हर जगह ये कोड्स की लाइब्रेरी होना बड़ा जरूरी है। नॉर्मली बड़े बड़े प्लांट्स में मैंने देखा है तो कोड्स की कोई कंप्लायंस नहीं करता, सिर्फ ये सारी मैन्युफैक्चर पर डाल देते हैं। मैंने डे टू डे मेंटेनेंस करनी है तो मैं कोड की कंप्लायंस कैसे कर सकता हूँ जब मेरे पास कोड ही नहीं है। तो अब सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में जरा ज्यादा कंप्लायंस हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर में तो कोई कंप्लायंस, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो कोई कंप्लायंस नहीं हो रही यहाँ पे। इसी तरह रिले की टेस्टिंग है, उसमें भी वही बिल्कुल वही है। सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट रिले में करते हैं, प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट या सेकेंडरी, अगर लो करंट है तो प्राइमरी इंजेक्शन भी कर सकते हैं, CT भी चेक हो जाएगी उसके साथ। लेकिन सेकेंडरी इंजेक्शन पर रिले ट्रिप कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन काम कर रही है नहीं कर रही, सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट आपके पास हो। और मैं तो ये कहता हूँ हर प्लांट में ये इंजेक्शन टेस्ट जरूर होना चाहिए, वहाँ पे सर्टन रेटिंग का वो आपके पास, तो आपको हर चीज़ को आप चेक कर सकते हैं कि फंक्शनल है या नहीं। इसका प्रोटेक्टिव सिस्टम, प्रोटेक्टिव रिले हो, प्रोटेक्टिव ब्रेकर हो, कोई भी हो, सर्किट ब्रेकर हो, वो मतलब एक इंजेक्शन टेस्ट है, बड़े आराम से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या कहते हैं, आपके पास एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस है उसका टाइम इनवर्स कर्व का आपको पता होना चाहिए। टाइम इनवर्स कर्व में जनरली जो प्रोटेक्शन रिले में भी इसके टाइम इनवर्स के मुताबिक ये ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, कर्व को अपने सामने रखें और इधर से इंजेक्शन टेस्ट दें और उस हिसाब से देखें कि वो उस इंजेक्शन टेस्ट उस कर्व के मुताबिक, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर ने उसके मुताबिक बनाया, उस मैन्युफैक्चर के मुताबिक ये ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो टाइम इनवर्स कर्व एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और इसमें दो तो नॉर्मली ब्रेकर में तो दो होती है, एक थर्मल ट्रिपिंग, एक मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है। मैग्नेटिक ट्रिपिंग आपकी क्या कहते हैं उसमें शॉर्ट सर्किट में जिसकी टाइमिंग कम होती है, और थर्मल ट्रिपिंग में ज़रा टाइमिंग ओवरलोड वगैरह पे इस्तेमाल होती है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है तो यहाँ पे ये आप ये टेस्ट भी करें। दिस विल बी कैरिड आउट विद रिले अलोन। The secondary injection test shall be performed as per manufacturer pre-commissioning instruction। ये सारी applicable standard इसका 60255। इस प्रेजेंटेशन में मुझे एक बड़ा फायदा है कि आपके सारे IEC की कोड ये IEC पे बेस करके हमने बनाई है, तो IEC के कोड सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे कि आप उसकी फिर क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। किसी को बताना भी है तो आप कोड का हवाला दे के भी रेफरेंस के हवाले से आप उसमें बात कर सकते हैं। जैसे कैलिब्रेशन करते हैं और उसके बाद इसमें देखें कि रीडिंग में कितनी टॉलरेंस आ रही है और एक्यूरेसी स्टैंडर्ड के मुताबिक है ये नहीं। एक इसमें बड़ी जरूरी होती है जो हम भी इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, अगर आप प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, तो उसमें 0 पहले एडजस्ट जरूर कर लें, नहीं तो आपकी रीडिंग गलत है।
और इंजेक्शन टेस्ट को जरूर करने के लिए 25%, 50%, 75% और 100% पे आप उसमें दें और उसके रीडिंग को कंपेयर करें कि जो मेरे टेस्ट बैंक पे कितनी रीडिंग आ रही है और आपकी मेजरमेंट पे कितनी रीडिंग आ रही है। इन दोनों को क्या कहते हैं, आपने कंपेयर करना है और एक्यूरेसी उसी हिसाब से आपने उसके अंदर टेस्ट करना है। Each measuring point shall be fixed, a meter scale and injected secondary input. Meter accuracy shall be calculated based on full scale deflection for analog meters. आजकल तो अब डिजिटल का बहुत गौर है, लेकिन एनालॉग मीटर में भी ज़्यादा बहुत जगह लिमिट है। Observe accuracy of meter at various points shall be compared with meter accuracy class. क्या किस एक्यूरेसी क्लास का आपने खरीदा है वहाँ पे ये मीटर एक्यूरेसी रेफरेंस बाय एम्बिएंट टेम्परेचर। हमेशा हर टेस्टिंग में आपके किस टेम्परेचर पे लिया, किस ह्यूमिडिटी, मतलब जो पैरामीटर्स है वो ज़रूर इसके अंदर मेंशन कर दें आपके टेस्ट सर्टिफिकेट के अंदर कि हमने ये 30 डिग्री पे लिया या 40 डिग्री पे लिया, या मेरी टेस्ट इक्विपमेंट है ये किस टेम्परेचर पे है यहाँ पे। और आईसी का इसका स्टैंडर्ड है 60059-9 एनालॉग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ज़्यादातर कैलिब्रेशन चाहिए, ज़रूरत पड़ती है एनालॉग में, डिजिटल में इतनी ज़रूरत मेजरमेंट में नहीं पड़ती ज़्यादातर, जो क्योंकि एनालॉग में मैकेनिकल डिवाइसेस बहुत होते हैं डिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो डैमेज भी हो सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं, पीरियड के हिसाब से भी डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे एनर्जी मीटर्स हैं, एनालॉग एनर्जी मीटर्स में ये बड़ा मसला है कि 6-8 या साल के बाद ये स्लो हो जाते हैं। हमें तो फ़ायदा है एज ए कंज्यूमर, लेकिन यूटिलिटी कंपनी को उसका नुकसान है। इसलिए आपने देखा है कि अब डिजिटल मीटर जब से लगने शुरू हुए तो लोगों की रीडिंग्स बढ़ गई, तो उन्होंने कहा ये डिजिटल मीटर ख़राब है, ये ज़्यादा रीडिंग देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने सालों 10-10 साल 12-12 साल से आपके एनालॉग वो मेजरमेंट लगे हुए, उनकी कभी एक्यूरेसी कोई टेस्टिंग कभी हुई नहीं। अभी भी देख लें, अब डिजिटल मीटर लगा के लोगों ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। आप उसकी एक्यूरेसी को चेक कर लें, आप उनको लिखें तो एक्यूरेसी चेक भी कर देंगे आपकी, और ये सारी चीज़ें आप उसमें बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह पोटेंशियल फंक्शन टेस्ट है, इसमें भी इंजेक्शन टेस्ट किट होती है प्लग मीटर और मल्टीमीटर के हवाले से। इसमें 2 टेस्ट हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट, बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये ज़रा मुख्तलिफ है, सेंसिटिविटी टेस्ट और स्टेबिलिटी टेस्ट, और ट्रांसफार्मर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट, पायलट बार प्रोटेक्शन, एंड टू एंड टेस्ट, ये इसके टेस्ट है। Stability test, for stability test, the primary current shall be injected through one set of 2 CTs such a way one of the current inwards and other outwards. At relay terminal, no operating current shall be observed for proper connection. Sensitivity test shall be conducted with same set with either reverse CT polarity or injection current on only CT of the set. At relay terminal, operating current shall be observed for proper function. Protection के लिए ये stability test और sensitivity test। इसी तरह बस बार का डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में भी है, इसकी कनेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन नॉर्मली एफएटी में होता है, फैक्ट्री अपना टेस्ट में। लेकिन अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप अपनी फील्ड पे भी ये कर सकते हैं। इसकी पिक्चर आपको 14.1 अभी आपको दिखा देता हूँ। डिफरेंशियल रिले के लिए ये देखें, ये डिफरेंशियल रिले पे कनेक्शन बस बार प्रोटेक्शन सेंसिटिविटी टेस्ट कनेक्शन है, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरह स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए भी है, आप जाने ये कनेक्शन हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है। तो नॉर्मली फील्ड पे या मैं मेंटेनेंस का आदमी हूँ तो ये ज़रा करना ज़रा मुश्किल काम होता है, लेकिन एक छोटी सी अवेयरनेस हो। और अगर मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ तो इसमें उनसे बात हो सकती है कि प्रोटेक्शन फंक्शन टेस्ट, ये बस बार प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी टेस्ट आप करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे टेम्परेचर राइज टेस्ट होता है बस बार का, मतलब ये उसकी करंट ट्रेडिंग का टेस्ट होता है। तो वो ये मतलब ये नॉर्मली ये उस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप इसकी देखें, ट्रांसफार्मर के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन टेस्ट है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के जो रूल्स होते हैं उसके मुताबिक अगर आप इसकी डिफरेंशियल रिले की टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट बार, दिस इज द टेस्ट टू कंफर्म द पॉइंट बार प्रोटेक्शन इज कनेक्टेड प्रॉपर्ली विद रिमोट एंड इंश्योर द ऑपरेशन विद, अगर रिमोटली कुछ है तो परफॉर्म एज मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चर आप। उसके बाद फिर ये केबल टेस्ट की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे, हाई वोल्टेज आइसोलेशन टेस्ट है, और इसके जो स्टैंडर्ड है 60502-2, ये हाई वोल्टेज टेस्ट के लिए, पावर केबल के लिए, और -1 जो है वो आपका लो वोल्टेज के लिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लो वोल्टेज के लिए जो हाइपर टेस्ट की लिमिट है 3.5 के भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में,
लो वोल्टेज के लिए। जो 400 वोल्ट का केबल है उसमें 3.5 के केबल जो है ना, आपका तकरीबन 3 सेकेंड या 1 सेकेंड, मतलब दोनों आप जो जिस पे भी आप एग्री करें उसको, उस पर वो पोटेंशियल। और ये हाई वोल्टेज टेस्ट तो वही केबल के जो पहले मेथड दिया, 15 मिनट तक आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा। और एसी टेस्ट कर रहे हैं तो 5 मिनट तक आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट है जो 5 सेकंड और 3 सेकंड, वो एक अलग है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट पाकिस्तान में किसी लेबोरेटरी में शॉर्ट सर्किट टेस्ट अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहीं अप्लीकेबल होता हो। हाँ, तार में शायद कुछ होता हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर ये रबात वगैरह में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के हवाले से ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट वगैरह का काम करते हैं यहाँ पे। इस हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं होता यहाँ पे। इसकी तरह पावर केबल टेस्ट का तो पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये क्या कहते हैं, वही 15 मिनट और 5 मिनट एसी और डीसी केबल टेस्ट के हवाले से आपने इसमें बात करनी है। इसी तरह डीसी का टेस्ट भी है कि डीसी अगर पावर हाउस में अगर आते हैं तो बैटरी का जो सेल की वोल्टेज के हवाले से बैटरी चार्जर और बैटरी यूनिट की चेकिंग अगर आपने करनी है तो ये इसके अंदर पहले तो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है वहाँ पे। उसके पावर केबल डिटर्मिनेशन ये, फिर वोल्टेज लेवल इन द फ्लोट चार्ज मोड एंड द बूस्ट चार्ज, बैटरी लो वोल्टेज मेन्स ऑफ चैप्टर चार्जर के लिए यहाँ पे ये बैटरी चार्जर को पहले चेक करेंगे। उसके बाद फिर बैटरीज को चेक करें, मैंडेटरी कंडीशन शेड बी सेट प्रॉपर्ली चार्ज, विजुअल इंस्पेक्शन। उसके बैटरी यूनिट में अगर आप ये देखें, ये एक एग्जांपल भी दी हुई है, द लोड करंट मिनिमम वोल्टेज ऑफ बैटरी सिस्टम ड्यूरेशन इज प्रेजेंट इन द टेस्ट यूजिंग द की पैड। 58 एम्पियर आवर की बैटरी अगर आपकी है तो 5 आवर की ड्यूरेशन स्पेसिफिकेशन 11.6 amps and 5 duration are set. Minimum voltage setting is number of cells into cell voltage of cells as per manufacturer। जो सेल की जो वोल्टेज है, कितने नंबर ऑफ सेल्स है, उसी हिसाब से इसका सेटिंग करनी पड़ेगी और ये आपको करना पड़ेगा। It is to ensure that the set value, the current and duration is within the discharge of the type of cell used. Also, the total power to be with the load period should be within the power rating of the battery load kit. Individual cell voltage be recorded before the start of the test. Battery charger to be switched off. MCB in charge to be switched off. Loading of the battery to be started at the specified current value. Individual cell voltage of the battery sets are to be recorded in half an hour. It is to be ensured that all the voltage are above the end cell voltage specified by the manufacturer. If any of the cell voltage falls below the threshold level specified by the manufacturer, this cell number is to be noted and the cell needs to be replaced. आम जनरल भी बैटरीज में भी यही होता है। The test set automatically stops loading after set duration. Loading चार्ज में भी चला जाता है with minimum voltage reached for the battery set. Test to be continued until the battery delivers the total ampere hour capacity. It is discharged for values ampere hour. Individual cell voltage to be recorded every half an hour. Acceptable limit. Does this ampere hour capacity of the battery set to be required voltage? The acceptance limit for the test is to make sure the battery set is capable of supplying the required current and DC voltage without any. ये अपना ट्रांसफार्मर का पहले की बात है, इम्पोर्टेंट बीडीवी टेस्ट है और इसमें वही है कि clean glass containers to be used. The size of the container should be at least 3 the size of the test cell. During sampling, rinse the glass container with little quantity of oil and drain. Fill the container with oil until the container overflows. Do not allow the air space inside the container. Do not allow the air bubble inside the container. Sample container should be closed, tightened. और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताऊंगा, if the oil is transported to a large distance, ensure that it is stored in a clean and dry place. Sampling की बहुत इंपॉर्टेंट है. Before filing the oil in the test cell, agitate the container without creating air bubbles. Rinse the walls of the test cell with of oil and drain it. Ensure that the electrodes of the test cells are clean. Fill the oil sample and overflow to the test cell without formation of air bubbles. Do store the test for at least 5 after filling the test. Sampling to be carried out as per the study explained in that. The BDV test to be started after 5 minutes from the filling of the samples of the test cell. Ensure that the gap between the electrode is maintained at 2.5 millimeter. Ensure that the electrodes are clean.
द रेट ऑफ राइज ऑफ द टेस्ट वोल्टेज at 2 kV per second. आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल आपको उसको देना पड़ता है। कंडक्ट द, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैंने कितनी दफा टेस्ट कराया, मुझे इसका पता नहीं था। कंडक्ट द बीडीवी टेस्ट फॉर 5 to 6 times for the same sample with a time interval of at least 3 to 4 minutes between test. हमने जितने भी टेस्ट करे उस वक्त में एक दफा टेस्ट करा के हमें बता देता बस। Ensure that between tests, steering of the test sample is carried out. Record the test result and obtain the average of the test result to obtain the breakdown voltage of the test sample. Those are the odd values. इसी तरह अगर आप आगे अब चले तो ये तो कोई टेक्निकल थे। अब स्टीम वेरिफिकेशन टेस्ट है, इसमें मल्टीमीटर खाली है, उसमें प्रिकॉशन स्टेटस इंफॉर्मेशन स्टीम वैल्यू, आपकी इंटरलॉकिंग किस तरह काम कर रही है नहीं कर रही, ये सारे ओम मीटर से ड्राइंग्स आपके पास होनी चाहिए। उस हिसाब से इसको सारी चेक, श्योर द आइटम्स एंड स्टोरेज कंफर्म, आपने स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह चेक करनी है। आइटम फ्री फ्रॉम डैमेज, available drawings are as a manufacturer status, all labels and markets are corrected. Issue free movement of mobile parts, correct polarities and conditions of electric circuits, auxiliary control voltage are available in correct magnitude and polarity. Ensure the unit under test is not functionally connected with other lab system. Start checking the scheme of each assembly unit as per schematic diagram. During this test, each device shall be tested for this function like indication as part of overall scheme. Any non-conformity found shall be rectified and recorded. Operation sequence and interlock verification. Opening and closing operation of switching devices from local and remote. Tripping of switching device from protection. Status of switching device to local and remote. Alarms indication availability local and remote. Functionality of each unit match within its customer stipulated specification procedure. उसके बाद फिर ये कमीशनिंग टेस्ट है, वो भी वही इसी तरह ही है। यहाँ पे कोई इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं। प्री एनर्जाइजेशन चेक्स है जो विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह है, पोस्ट एनर्जाइजेशन चेक्स है, सिंक्रोनाइजिंग फेज टू चेक्स वो तो डायरेक्शनल टेस्ट है, ऑन लोड स्टेबिलिटी टेस्ट है, ट्रांसफार्मर डिफरेंट प्रोटेक्शन, ये पहले बात, वर्ल्ड बार डिफरेंट प्रोटेक्शन, बस बार डिफरेंट प्रोटेक्शन और मीटरिंग वेरिफिकेशन। तो ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। अगर आपके पास क्वेश्चन अभी हैं तो आप मुझे आप लिख के दे सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की जितनी मेरी नॉलेज होगी, अगर नहीं होगी तो मैं बाद में कहीं से किसी से क्वेश्चन का आंसर लेके आपसे मैं बात करूँगा। जी हबीब हैदर साहब, आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द बेनिफिट्स ऑफ लो कांटेक्ट रेजिस्टेंस टेस्टिंग। देखें, अगर आपका कांटेक्ट की रिलायबिलिटी बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए और कांटेक्ट का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगर फॉल्ट आई तो शॉर्ट सर्किट करंट में ये काम करेगा एज ए इम्पीडेंस, इंक्रीज इन इम्पीडेंस। इंक्रीज इन इम्पीडेंस के हवाले से आपका शॉर्ट सर्किट करंट जो आपके प्रोटेक्शन सर्किट को जाएगा वो लो हो जाएगा और आपकी ट्रिपिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपका लोड पे करंट जा रहा है तो उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप अगर आएगा तो आपका लोड हीटिंग पैदा होगी, वहां पे थर्मल हीटिंग पैदा होगी, जितनी इम्पीडेंस होगी IR, थर्मल हीटिंग पैदा होगी, थर्मल हीटिंग पैदा होगी तो अगर हो सकता है तो आग भी लग सकती है। तो कांटेक्ट की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फंक्शनल टेस्ट में कि कांटेक्ट पूरी तरह एक तो मैच हो, फेस टू फेस हो और उसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, उसकी टेस्टिंग बड़ी ही जरूरी है। सिंपल कॉन्टेक्टर में भी ये बड़ा, लेकिन आप ये देखें कि लोग इसको चेक नहीं करते और चलाते रहते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए पैनल्स में आग भी भड़क उठती है। कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं। हबीब साहब, आप सेटिस्फाइड हो गए इससे? तो आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं यहाँ क्लोज करता हूँ।